हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि तापी रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था डेड सी को लेकर के, तो डेड सी को अगर हम मैप में व्यू करें, डेड सी जिसको सॉल्ट सी के नाम से भी जानते हैं, डेड सी जो है वो वेस्ट एशिया में लोकेटेड है। डेड सी के बॉर्डर एरिया को अगर हम डिस्कस करें तो ईस्टर्न पार्ट पर जॉर्डन कंट्री के साथ में और वेस्टर्न पार्ट पर वेस्ट बैंक एंड इजराइल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है डेड सी। डेड सी के बारे में रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ने डिक्लेयर किया है कि टाइम के साथ में डेड सी जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ओनली वाटर सोर्स जो है वो जॉर्डन रिवर है। अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, डेड सी पूरे अर्थ के ऊपर सबसे लोएस्ट वाटर बॉडी है और इसमें सबसे लोएस्ट एलिवेशन देखने को मिलता है। अगर इसकी सैलिनिटी की अगर हम बात करें तो सी के वाटर में जितनी सैलिनिटी है, जितनी सोल्टीनेस है, उससे 10 टाइम ज़्यादा सोल्टीनेस जो है वो डेड सी के वाटर में अवेलेबल है। इसीलिए यहाँ पर हाईएस्ट सैलिनिटी पाई जाती है। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें कि डेड सी का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, तो 3.7 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर ये जो एरिया है वो एक लेगून के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ था। उस टाइम में मेडिटेरियन सी से यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी, लेकिन ज्योग्राफी में हम टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी डिस्कस करते हैं, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम जो भी ओशनिक प्लेट हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, उनमें रेगुलर जो है वो क्लैश चलता रहता है, जिसकी वजह से टाइम के साथ में ये जो एरिया है इसमें एलिवेशन देखने को मिला और ये जो एरिया है वहाँ पर डिप्रेशन देखने को मिला। तो जहाँ पर पहले मेडिटेरियन सी से यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी, लेकिन टाइम के साथ में जब ये एरिया एलिवेटेड होता गया तो यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हुई और ये जो डेड सी वाला रीजन जो पहले एक लेगून के रूप में डेवलप हुआ था वो धीरे धीरे एक लैंडलॉक्ड एरिया के रूप में फिर डेवलप हो गया। यहाँ पर आप सभी को पता है कि डेजर्टिफिकेशन वाला एरिया है, डेजर्टिक यहाँ पर कंडीशन पाई जाती हैं, जिसकी वजह से टाइम के साथ में वाटर की अवेलेबिलिटी इस एरिया में कम हुई। इवेपोरेशन का जो प्रोसीजर है वो रेगुलर ग्रेजुअली तरीके से चलता रहा, जिसकी वजह से इस वाटर में जो सैलिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई। तो ये डेड सी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है जुलाई में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपना जो कैंडिडेट है उसको डिक्लेयर कर दिया है और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर एनडीए पार्टी ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपना जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर किया है द्रौपदी मुर्मू को और अपोजिशन पार्टीज ने डिक्लेयर किया है यशवंत सिन्हा को। दोनों से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे और भी बेसिक टर्म्स यहाँ पर डिस्कशन की गई हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू से हम स्टार्ट करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो झारखंड की फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं और इसके बारे में ये बोला गया है कि अगर वो हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो ओडिशा से बिलोंग करती हैं और इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वीमेन होंगी। हालांकि पहली वीमेन प्रेसिडेंट नहीं होंगी, क्योंकि 2007 में प्रतिभा पाटिल जो हैं वो इंडिया की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। आप सभी को पता है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको ओथ जो है वो सीजीआई दिलवाते हैं और प्रतिभा पाटिल के टाइम में जो हमारे सीजीआई थे उनका नाम था केजी बालकृष्णन। ओके, तो ये जो द्रौपदी मुर्मू जो हैं इनके बारे में बोला गया है कि देखो वो आदिवासी जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करने वाली होंगी, मतलब फर्स्ट आदिवासी हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट बनेंगी और संथाल कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर यशवंत सिन्हा की, तो यशवंत सिन्हा जो है उनका काफ़ी लंबे टाइम से, पहले वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, फिर काफ़ी लंबे टाइम से उनका पॉलिटिकल करियर रहा हुआ है। 1990 से और 1991 के टाइम में, इसके अलावा 1998 से 2002 तक
उस टाइम में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रही। 1990 से 91 के बीच में जब चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी उस टाइम में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रही। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट आई तब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहे। फिर 2002 से 2004 के बीच में ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे थे। ओके इसके बाद में 2018 में इन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ओके और अभी प्रेजेंट टाइम में इनको प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर किया है। जो भी अदर पार्टीज हैं, जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं, उन सभी ने मिल करके। यशवंत सिन्हा से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया। द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बेसिक टर्म्स ये हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। संथाल कम्युनिटी आप सभी को पता है, अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने एक संथाल रिबेनियल देखा होगा। संथाल रिबेनियल के बारे में अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस करें, हम 1857 में इंडिया का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्ट हुआ था उससे पहले 1855 की बात है और उस टाइम संथाल रिबेलियन होता है, जिसमें अगर हम बेसिक फैक्ट्स को देखें तो ये अचानक से कुछ भी रिबेलियन नहीं होता है, अचानक से कोई रिवोल्ट नहीं होता है। 1757 के टाइम में जब बैटल ऑफ प्लासी हुई उसके बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ गई। तो यहाँ पर जो पहले जो संथाल कम्युनिटी थी वो एक नोमेडिक कम्युनिटी थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सिफ्टी कल्टीवेशन वो करते थे। तो जब बंगाल प्रेसिडेंसी उनके पास में आई ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, तो जो संथाल कम्युनिटी है उनको एक जगह सेटल कर दिया गया। उनसे के थ्रू जो है वो एग्रीकल्चर करवाई गई और एग्रीकल्चर में जमींदारी सिस्टम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है उनसे कलेक्ट करने की कोशिश की गई। इसी के बेसिस पर 1855 में यहाँ पर जो संथाल कम्युनिटी के जो लोग हैं, इसमें 2 संथाल ब्रदर्स जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, सिद्धू एंड कानू, ये जो है इन्होंने 10,000 संथाल कम्युनिटी के साथ में मिलकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। हालांकि उनका जो भी प्रोटेस्ट था उनको फिर एक तरीके से आर्मी रूल के थ्रू यहाँ पर दबा दिया गया। ऐसा बोलते हैं कि जो संथाल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हंटिंग किया करते थे और जब वो हंटिंग करते थे तो जो उनका एरो होता था, तीर जो होता था, उसके ऊपर पॉइजन लगा करके वो हंटिंग करते थे। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि इस वॉर में उन्होंने, हालांकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो अपने वेपन्स है हाई क्वालिटी के उनका यूज़ किया और जो संथाल कम्युनिटी है उन्होंने एरो के थ्रू जो है, तीर कमान के थ्रू जो है, बो एंड एरो का यूज करते हुए ये जो वॉर किया। तो अब दोनों में कंपैरिजन तो कुछ है ही नहीं कि एक तो हाई क्वालिटी के वेपन्स एक तरफ और एक तरफ जो है बो एंड एरो। लेकिन जो संथाल कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ पर अपनी एरो में पॉइजन का यूज़ नहीं किया था। तो आप मान सकते हो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी, उसमें भी जो एथिक्स हैं वो काफ़ी हाई लेवल के रहे होंगे। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स संथाल कम्युनिटी से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 12 शेड्यूल हैं और जो हमारी 8 शेड्यूल है उसमें कुछ लैंग्वेजेस को इंसर्ट किया गया है टाइम टू टाइम। ओरिजिनल उसमें 14 लैंग्वेजेस थी, टाइम के साथ में उसमें और लैंग्वेज इंसर्ट की गई। और जो सबसे लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसका नेम आपको बताना है, कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें 4 लैंग्वेज को और इंसर्ट किया गया था, जिसमें थी बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। ओके, तो ये संथाल कम्युनिटी, संथाली लैंग्वेज, उससे रिलेटेड हर बेसिक फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर आपको देखने पर पता चला होगा कि 8 शेड्यूल में अगर किसी लैंग्वेज को इंसर्ट करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन 4 लैंग्वेज को इंसर्ट किया गया ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हमने बेसिक फैक्ट्स डिस्कस किए हैं संथाल कम्युनिटी से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है महाराष्ट्रन गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। पहले राज्यसभा इलेक्शन हुए, वहाँ पर जहाँ जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट है उनको कम सीट मिली और जो वहाँ पर अपोजिशन में है उन्होंने ज़्यादा सीट हासिल कर ली। बात आती है फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी सेम प्रोसीजर हुआ, जो अपोजिशन में पार्टी है वहाँ उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा सीट हासिल की है। तो अभी प्रेजेंट टाइम ये बोला जा रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपोजिशन के साथ में हाथ मिला लिया है और हो सकता है कि वो टाइम के साथ में यहाँ पर मर्ज हो जाएं अपोजिशन में। टोटल 288 सीट हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में और यहाँ पर अगर ये लोग मर्ज हो जाते हैं तो हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर दे, मेजोरिटी में सीट
जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास में हो जाए और वो यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना ले। तो यहाँ पर न्यूज़ में आ जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ मीन्स 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल को हम बेसिक से डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 10th शेड्यूल आप सभी को पता है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि शेड्यूल होती क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन, कुछ आर्टिकल, उनको डिटेल्ड फॉर्म में डेरिवेशन करना था, तो उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक रेगुलर प्रोसीजर है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को ना मिले। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस किया फिर एक आर्टिकल को फुल डेरिवेटिव फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस किया, तो जो कनेक्टिविटी है एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल में वो बन ही ना पाई। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि जो भी आर्टिकल जिनको हमें ड्राइव्ड फॉर्म में या फिर एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाना है उसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन रखे गए और उनको हमने शेड्यूल के थ्रू समझाया। मतलब डिटेल्ड फॉर्म में आर्टिकल को जब समझाया गया तो उसको शेड्यूल का नाम दिया गया। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थी और फिर बाद में टाइम टू टाइम जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई, जैसे जैसे हमें नए चीज़ों को इंसर्ट करने की जरूरत पड़ी, हमने 4 शेड्यूल को और इंसर्ट कर दिया। तो जो 10th शेड्यूल है उसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको इंसर्ट किया गया था और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। मीन्स हमारा कोई भी लेजिस्लेटर चाहे स्टेट असेंबली में हो चाहे हमारे यूनियन लेवल पर हो, अगर उनको डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है उनका किन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर, तो उनका मान लो वो कुछ प्रोविजंस हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग काम ना करते हुए उनको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं लेजिस्लेटर के लिए उनको अगर वायलेट करते हैं, तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में और सेंटर में जो पार्लियामेंट होती है उसके चेयरमैन स्पीकर मींस जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास में पावर होती है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर काम करते हुए जो भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनके ऊपर वर्क किया जाए कि उन्होंने वायलेट किया है या नहीं किया है। मतलब यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ में जो वर्किंग पावर है, जो मेजोरिटी में जो पावर है कि सारी की सारी पावर किस में इंसर्ट है, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है मीन्स हमारे जो चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और कहाँ के पार्लियामेंट के जो चेयरमैन हैं या फिर जो हमारे स्पीकर होते हैं उनके पास में पावर होती है। अब डिस्क्वालिफिकेशन किसके बेसिस पर होता है? डिस्क्वालिफिकेशन की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स को देख लेते हैं। मान लो कोई पर्सन है और वो किसी पार्टी की सीट से जीत करके आता है, पार्टी की सीट से जीत करके आया। मान लो कोई पर्सन जो है वो बीजेपी पार्टी जो है उसकी वो है, उनको बीजेपी पार्टी की उनको सीट मिली, बीजेपी पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया और वो बीजेपी पार्टी से जीत करके आए किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन कुछ टाइम के बाद में उन्होंने अपने यहाँ पर आकर के जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में वो पर्सन आया उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली। ओके, तो 1950 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंट्स किया गया उसके बाद में हमने देखा कि टाइम टू टाइम जब इलेक्शन स्टार्ट हुए तो इस तरीके का प्रोसीजर बहुत बार होने लगा कि कोई पर्सन किसी पार्टी से जीत कर आता और जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में आता अपनी पार्टी चेंज कर लेता। तो इनको रेगुलेट करने के लिए, इस तरीके की जो एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो पहला ये प्रोविजन रखा गया कि अगर कोई पर्सन जो है वो इस तरीके से किसी पार्टी से जीत कर आता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है। दूसरा प्रोविजन यहाँ पर रखा गया कि मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी पॉइंट को लेकर के डिस्कशन होना है, तो यहाँ पर जो पार्टी है वो अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकालती है हर पार्टी। तो जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको इन पार्टी की रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। अगर मेंबर्स इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं तो जो विप होता है वो बोल सकता है स्पीकर को कि आप इनके खिलाफ में एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर काम कीजिए। ओके, लेकिन अगर 15 डेज के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज में काम नहीं होता है और 15 डेज के बाद में बोला जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर इसकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी इनकी मेंबरशिप है उसको रद्द कर दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर 15 डेज का जो ड्यूरेशन है उसके बाद में अगर काम होता है तो यहाँ पर ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम नहीं होगा। अब बात आती है नॉमिनेटेड पर्सन की और इंडिपेंडेंट पर्सन की। कोई इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब किसी भी पार्टी से कोई पर्सन जीत करके नहीं आया और अगर बाद में आकर के वो किसी पार्टी की मेंबरशिप ले लेता है जीतने के बाद में, तो भी उसको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। और अगर कोई पर्सन नॉमिनेटेड पर्सन है और वो 6 मंथ्स के पास में उसके बाद ड्यूरेशन होती है कि 6 महीने के अंदर वो किसी भी पार्टी की मेंबरशिप ले सकता है, ये होता है नॉमिनेटेड पर्सन के लिए। ये नॉमिनेटेड हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया।
तो यहाँ पर नॉमिनेटेड 6 महीने के अंदर किसी पार्टी की मेंबरशिप ले सकता है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद में अगर वो मेंबरशिप लेता है तो उसकी जो सीट है उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, उसकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन लॉ के। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मान लो किसी पार्टी में यहाँ पर कुछ मेंबर हैं और उस पार्टी के अगर 2/3 मेंबर जो हैं वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया कि जो स्पीकर है उसके पास में जो टोटली पावर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ पर रिजल्ट देने की वो पावर है स्पीकर के पास में। लेकिन क्वेश्चन ये किया गया कि क्या स्पीकर ने कोई रिजल्ट दे दिया तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या? तो देखो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जुडिशियल रिव्यू इसमें हो सकता है। जुडिशरी ने बोला है कि कोई भी जो चीज़ है वो एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज़ जो है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का प्रोसीजर जो है वो भी इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन स्पीकर के पास में इसमें पावर होती है और 2/3 जो लोग अगर दूसरी पार्टी में जाए तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स 10 शेड्यूल से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कल 21 जून इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया और इसी तरीके का जो प्रोसीजर है वो मालदीव जो कंट्री है, मालदीव की लोकेशन आप देखिए, मालदीव कंट्री जो है वहाँ पर भी इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया गया। ये मालदीव की लोकेशन है, यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट पर जो है वो मालदीव कंट्री लोकेटेड है। अभी कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला था, तो हमारे इंडिया के जो हाई कमीशन है और मालदीव की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मिल करके वहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया मालदीव नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर अटैक कर दिया। उसके बाद में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मालदीव के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, उन्होंने बोला है कि ये सीरियस कंसर्न है, जिन्होंने भी अटैक किया है उनके बारे में पता लगाया जाएगा और उनके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी। अब यहाँ पर एक टर्म इंपॉर्टेंट है, इंडियन हाई कमीशन। ये होता क्या है? व्हाट इज इंडियन हाई कमीशन? इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, देखो हाई कमीशन वर्सेस एम्बेसी, ये दो टर्म है, इनमें जो डिफरेंस है वो आपको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले हम एम्बेसी के बारे में समझते हैं। कोई भी कंट्री उसका डिप्लोमेटिक डेलीगेशन अगर किसी दूसरी कंट्री में होता है तो उसको हम बोलते हैं एम्बेसी। ओके, और उसमें जो एम्बेसी में जो सबसे हाईएस्ट रैंक पे जो ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं हम एम्बेसडर। ये बेसिक फैक्ट्स हैं। हमारे दिल्ली वाले रीजन में अगर आपने देखा होगा तो एम्बेसी वाला एरिया है जिसमें अदर कंट्री की जो एम्बेसी है वो हमारे यहाँ पर लोकेटेड है, उनके ऑफिसर उनमें रहते हैं। और फिर जब भी कोई डिस्कशन करना होता है, मान लो इंडिया और जर्मनी के साथ में हमारे कुछ इशू चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो एम्बेसी में उनके जो ऑफिसर हैं उनके साथ में डिस्कशन किया जाएगा कि हमारे इंडियंस जर्मनी में हैं, उनके साथ में ये इशू क्रिएट हो रहे हैं या फिर कोई और भी अदर इशूज। ओके, तो इस तरीके से हर कंट्री जो है वो अपने डेलीगेशन को दूसरे कंट्री में रखता है ताकि जो बेसिक प्रोविजन है, बेसिक जो प्रॉब्लम है उनको इजीली सोल्व किया जा सके। अब दूसरी टर्म है हाई कमीशन। हाई कमीशन ये होता है कि कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्री का कोई भी मेंबर कंट्री जो है वो अपना डिप्लोमेटिक डेलीगेशन जब किसी दूसरे कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्री में अपना जो डिप्लोमेटिक डेलीगेशन भेजता है उसको बोलते हैं हाई कमीशन। और जो वहाँ पर हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं हाई कमिश्नर। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर नॉर्मल किसी भी कंट्री में जो डिप्लोमेटिक डेलीगेशन हमने भेजा वो होता है एम्बेसी एंड एम्बेसडर हाईएस्ट ऑफिसर, और अगर हमने कॉमनवेल्थ कंट्री में कोई हमारा डिप्लोमेटिक डेलीगेशन है तो उसको बोलते हैं हाई कमीशन, और जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं हाई कमिश्नर। ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस। अब बात आती है कॉमनवेल्थ कंट्रीज की। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं जिनको जनरली हम कॉमनवेल्थ नेशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें प्रेजेंट टाइम में 54 जो कंट्रीज इसमें हैं। स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो ब्रिटिश कंट्री जो है, ब्रिटिशर्स जो थे उसके पास में पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो उसके कॉलोनी के रूप में उसके अंडर थी।
धीरे धीरे क्या होने लगा कि बहुत सारी जो कॉलोनीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने लगी। तो जो ब्रिटिश एम्पायर है उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारी कॉलोनीज़ हैं उन सभी को लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा। और इसीलिए सबसे पहले 1926 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई और उसके बेसिस पर ये जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं इसको एस्टेब्लिश किया गया। फिर टू टाइम इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ऑब्जेक्टिव उसमें इंसर्ट होती गई। और इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमारी जो कॉलोनी थी ब्रिटिश कंट्री की, सिर्फ उसको इसमें इंसर्ट किया गया था। फिर धीरे धीरे इसमें अदर ऑब्जेक्टिव को भी इंसर्ट किया गया। प्रेजेंट टाइम में 2 कंट्री इसमें ऐसे हैं, 54 में से 2 कंट्री ऐसे हैं, एक तो मोजाम्बिक और एक रवांडा, जो कभी भी ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव इंक्रीज होते गए कॉमनवेल्थ नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वैसे वैसे इन कंट्रीज़ ने भी इसमें इंसर्ट किया, पार्टिसिपेट कर लिया कि हम भी उन ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए इसके मेंबर बनना चाहते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स। कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबरशिप इंडिया ने कब ली थी, तो आप सभी को पता है कि मई 1949 को, उस टाइम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने ही ये डिक्लेयर किया था कि हम जो कॉमनवेल्थ नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबरशिप लेते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं कॉमनवेल्थ नेशन से रिलेटेड, हाई कमीशन एंड एम्बेसी से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर। कल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कर्नाटक की विजिट पर, कर्नाटक में जो मैसूर का जो फोर्ट है वहाँ पर उन्होंने ये सारा प्रोसीजर ऑर्गेनाइज किया। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया प्रेजेंट टाइम में चल रहा है और हमारे इंडिया में 75 आइकॉनिक लोकेशन में पूरी कंट्री में ये जो इवेंट है योगा से रिलेटेड उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर स्पीच दिया। उन्होंने बोला कि योगा का हमारे इंडिया में काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी पुराना है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्लोबली लेवल पर इंडिया को हर कंट्री के साथ में जब हम बेसिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करते हैं और इस तरीके से कंप्लीट ग्लोबली लेवल पर इसमें इंक्लूजन होता है लोगों का, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो चेंज है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है 5G जो अभी कम्युनिकेशन को लेकर के जो भी ऑक्शन होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर राइटर ने बोला है कि देखो प्रेजेंट टाइम में यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जल्दी ऑक्शन किया जाए और 5G टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ पर ये आर्टिकल है और नेक्स्ट पेज पर एक आर्टिकल है, दोनों को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रेजेंट टाइम में ये डिसाइड किया गया, ट्राई ने ये डिसीजन लिया गया कि जो भी बेसिक प्राइजेज हैं उनको थोड़ा सा इंक्रीज करके इम्प्लीमेंट किया गया। तो दोनों आर्टिकल में एक बात कॉमन रखी गई है कि जो भी सर्विसेज हम इम्प्लीमेंट करें उसमें हमें इस तरीके की सर्विसेज को इंक्लूड करना है कि इस कंट्री की जो भी सभी पॉपुलेशन है उन सभी के लिए सर्विसेज हों। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 5G जब कम्युनिकेशन सर्विसेज एस्टेब्लिश होंगी तो बहुत सारे पॉइंट्स में हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, जैसे कि टाइम के साथ में डिजिटलाइजेशन हर सर्विसेज का इंक्रीज हो रहा है, तो उन सर्विसेज को अगर हम बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें इस तरीके की जो सर्विसेज हैं उनको लाना होगा। लेकिन जिस तरीके से जो बेसिक प्राइजेज हैं उनको हाई लेवल पर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो जो हमारी गवर्नमेंट है जो भी हमारी सर्विसेज हैं उनको प्रीमियम लेवल पर लोगों को ना दिया जाए बल्कि ऑल ओवर इन ये जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि सभी के लिए एप्लीकेबल हो और जल्दी से जल्दी इंडिया जो है वो अपनी नई टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का यूज़ करते हुए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के रास्ते पर आगे जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जुडिशरी को लेकर के और यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि अभी डिस्कशन चल रहा है और डिस्कशन में ये डिसाइड किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की एज को 65 ईयर एज से इंक्रीज करके 67 एज कर दिया जाए। इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही डिफरेंस देखने को मिलता है। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी 65 है। सुप्रीम कोर्ट के जज की एज और इंक्रीज करती जा रही है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 जो है उसमें पावर दी गई थी प्रेसिडेंट को कि वो हमारे जजेस को अपॉइंट करेगा, लेकिन टाइम टू टाइम
3-4 इम्पोर्टेंट जजेस केस हुए, जिसमें टाइम टू टाइम जो है इसके जो बेसिक प्रोविजन है उसमें कुछ नई चीज़ें इंसर्ट की गई और इसमें कोलेजियम जो सिस्टम है उसको इंसर्ट किया गया। तो राइटर ने यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये बोली है कि अगर हम रिफॉर्म करना चाहते हैं जुडिशरी में, और आप सभी को पता है इंडिया में तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, तो अगर चेंज होना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में चेंज होता है तो जो हमारी हाई कोर्ट जजेस जो प्रोसीजर है उसमें भी चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट टाइम में कोविड वैक्सीन का जो एक फास्टर तरीके से ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उन सभी में अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है टाइम के साथ में अगर हम क्या करें, जो इसमें जो एथिक्स लेवल है उसको और ज़्यादा इंक्लूड किया जाए। यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन इन सभी में इसका इंसर्ट किया जा रहा है तो कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है उसमें वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ओके, वेस्टर्न कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो डार्क स्किन्ड मैन हैं उनके खिलाफ में जब फेशियल रिकॉग्निशन की बात आती है तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें जो डार्क स्किन मैन है या फिर अगर वीमेन है तो उनके डार्क स्किन वीमेन, डार्क स्किन मैन, उन सभी के खिलाफ में जो फेशियल रिकॉग्निशन जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब जो सॉफ्टवेयर हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो न्यू टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाएगी, हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा फास्टर बनाएगी, लेकिन अगर उसमें हम एथिक्स के साथ में हमने काम नहीं किए तो जो हमारी सोसाइटी में रेस के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है वो टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिलेगा। तो नए ग्लोबल स्टैंडर्ड जो यूनेस्को ने इस्टेब्लिश करने की बात की है उन सभी में ये सारी बातें भी इंक्लूड होनी चाहिए कि अगर जो इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश की जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर अग्निपथ स्कीम को लेकर के बताया गया है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट होने का मेन रीज़न ये है कि इसमें 4 ईयर का टर्म रखा गया है। बोला गया है कि उसके बाद में ना आपको हेल्थ से रिलेटेड जो रिलीफ है वो दिया जाएगा, कोई हेल्थ से रिलेटेड जैसे प्रेजेंट टाइम में मेडिकल चेकअप के लिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, रिटायरमेंट के बाद में भी गवर्नमेंट उनको अश्योर करती है कि आपके मेडिकल चेकअप का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी, ना इसमें पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोविड के बाद में सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने की तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोगों की जॉब गई है। ओके, तो यहाँ पर आप तो डिक्रीज कर रहे हो उस चीज़ को, तो लोगों में तो इस चीज़ को प्रोटेस्ट देखने को मौका मिलेगा ना, प्रोटेस्ट करेंगे ही वो कि सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा दी जानी चाहिए, उसके बाद में कम की जा रही है। ओके, तो इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट है, जैसे PLFS 2020-21 की रिपोर्ट है। इसमें यह बताया गया है कि रेगुलर वेज सैलरीड वर्कर्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए। 2017-18 में सिर्फ 49.6% था ये, और अब इंक्रीज हो गया है। मतलब सीधी सी बात ये है कि जैसे जैसे कोविड आया वैसे वैसे जॉब दी जा रही है लेकिन सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो जॉब है वो कम हो गई है। सिर्फ लोगों को बोला जा रहा है कि आपको जॉब दी जाएगी, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के नाम से जो भी गवर्नमेंट को ही आप ले लीजिए, गवर्नमेंट का तो काम है सोशल सिक्योरिटी अश्योर करना। गवर्नमेंट यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी अश्योर नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेकर के इम्पोर्टेंट डाटा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स के साथ में जो जॉब हैं, जो वर्कर्स हैं जिनको बेनिफिट्स दिए जाते थे, उस संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। रूरल जॉब जो हैं उनमें पहले 59.1% जो था वहाँ पर बेनिफिट्स, पहले 52.5% लोग थे जिनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे जॉब के साथ में, अब उसकी संख्या बढ़कर के हो गई है 59.1%। ओके, इसके अलावा रिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि रिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब नहीं किया जा रहा है। पहले 47.9% जो लोग थे उनको पेड लीव नहीं मिलती थी, मतलब आप छुट्टी पर जा रहे हो और उस दिन का भी रुपया आपको मिले, ऐसा नहीं होता था, और अब इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है स्टेट बेसिस पर और
एक तरीके से स्टेट में आपस में कंपैरिजन किया गया है कि कौन से स्टेट में जो कंडीशन है वो बेहतरीन है और कौन से स्टेट में कंडीशन जो है वो बेहतरीन नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है कर्नाटका में जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने अपोज किया है कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जैसे लिंगायत कम्युनिटी के जो लोग हैं, इसके अलावा वोकालिगा कम्युनिटी जो है उन्होंने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है कि जो भी हमारे आइडियल्स थे, उनके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको चेंज किया जा रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एक पिटीशन फाइल हुई है। गाजियाबाद बेस्ड वीमेन ने एक पिटीशन डाली है, बेनज़ीर हिना ने। उन्होंने एक पिटीशन में ये बात रखी है, तलाक ए हसन उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाने के लिए बात बोली है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 को वायलेट करता है। ये जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो लॉ है, शरीयत लॉ जिसे बोलते हैं, तलाक ए हसन जो उसका पार्ट है, जिसमें डाइवोर्स का प्रोसीजर है। तलाक ए हसन जो है एक डाइवोर्स का प्रोसीजर है, इस्लामिक वे का जो डाइवोर्स प्रोसीजर है, डाइवोर्स का प्रोसीजर, तो उसी को बताया गया है कि ये वायलेटिव है, जो भी हमारे बेसिक प्रोविज़न है उनको वायलेट करता है। तो इसको लेकर के जो गवर्नमेंट है, जो जुडिशरी है, वो काम करे। अब ये तलाक ए हसन क्या होता है? ट्रिपल तलाक आप सभी को पता है, इंस्टेंट बोला जाता था। तो जब ट्रिपल तलाक को डिस्कशन किया गया, ओके, तो सायरा बानो जो केस था उसमें जब डिस्कशन किया गया ट्रिपल तलाक को, तो ये बोला गया कि शरीयत लॉ में उसके बारे में इंसर्शन नहीं था। ओके, और बहुत सारे कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक जो है, जो इंस्टेंट तलाक है, उसको बहुत सारे कंट्रीज ने बैन भी कर दिया। जिसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें जो यहाँ देखिए ट्रिपल तलाक जो है वो इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक, मलेशिया, इन सभी में क्या है, बैन है। लेकिन तलाक ए हसन जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में है। इसके अलावा तलाक ए आसान एक और प्रोसीजर है, जिसमें एक बार तलाक दिया जाता है, तलाक बोला जाता है, फिर उसके बाद में कुछ टाइम के लिए वो साथ रहते हैं, फिर उसके बाद में जो प्रोसीजर है, अगर उनको लगता है कि नहीं बन पा रही है तो वो अलग हो जाते हैं। एक खुला प्रोसीजर होता है जिसमें बोला जाता है कि जो वीमेन है उसको कुछ देना होता है मैन को, और वो अपना जो भी मैरिज है उनको ख़त्म कर सकती हैं, उनको ओपन कर सकती हैं। ओके, तो खुला में जो वीमेन है उनको प्रिविलेज दिए गए हैं, ऐसा बोला जाता है। कुछ कंट्रीज़ में बोला जाता है कि वहाँ प्रिविलेज नहीं है वीमेन को, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में वीमेन को प्रिविलेज है। ये जो तलाक ए हसन होता है, इसमें क्या होता है कि एक बार तलाक का जो प्रोसीजर है वो किया गया मैन के द्वारा, उसके बाद में 1 मंथ के लिए या फिर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कंप्लीट होने तक, 1 मंथ के टाइम के बाद में दोबारा से ये जो प्रोसीजर है वो किया जाता है। 1 मंथ के लिए वो साथ रहते हैं। उसमें लगता है कि अगर मैरिज जो है वो रेगुलर हो सकती है तो कुछ नहीं होता, रेगुलर रहती है। लेकिन अगर लगता है तो 1 मंथ के दोबारा से 1 मंथ के बाद में दोबारा से जो तलाक ए हसन है उस प्रोसीजर को किया जाता है, और फिर वो तलाक का जो प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो वीमेन जिन्होंने पिटीशन डाली है उनका ये बोलना है कि उस टाइम वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में थी, ओके, पीरियड्स टाइम में थी, तो उस टाइम तो ये प्रोसीजर हो ही नहीं सकता, फिर कैसे ये प्रोसीजर किया गया। ओके, तो यहाँ पर जो शरीयत लॉ है उसको एक तरीके से चैलेंज किया गया है। अब इसमें जुडिशरी अपना क्या बात रखेगी, क्या अपना जो रिजल्ट है वो देगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर अग्निपथ स्कीम को लेकर के अजीत डोवाल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने ये बोला है कि जो यूथ, उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली कि यूथ जो है वो आर्मी को मनी के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं। उन्होंने बोला कि 1970 से ही हम आर्मी में चेंज करना चाहते थे, भले ही ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो गया, जो पॉलिटिकल विल थी उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, नहीं तो ये जो चेंज है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले हो जाता, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में इस तरीके का जो प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ पर जो अग्निपथ स्कीम जिसके लिए बार बार प्रोटेस्ट होता है, उससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट ने इसलिए स्टार्ट की कि जो हमारी 3 सर्विसेज हैं उसमें सोल्जर्स को एक तरीके से रिक्रूट किया जा सके। सबसे पहले अग्निपथ स्कीम है क्या? अग्निपथ स्कीम में हर साल एनुअली बेसिस पर
45 से 50,000 सोल्जर्स को इंक्लूड किया जाएगा और जो सोल्जर्स होंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब वो सर्विस में सिर्फ 4 साल के लिए रहेंगे ये जो अग्निवीर्स होंगे। इसके बाद में 4 साल का प्रोसीजर जैसे ही कंप्लीट होगा, ये टोटल जो रिक्रूटमेंट्स किए गए उनमें से 25% जो है उनको तो 15 साल का जो आर्मी का परमानेंट कमीशन है उसमें कंटिन्यू कर दिया जाएगा और 75% जो लोग हैं वो उस आर्मी के उस रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाएंगे। मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो सोल्जर्स हैं उनको रिक्रूट करने का प्रोसीजर है अग्निपथ स्कीम। अब इस फॉर्मेट क्या होगा इस स्कीम का, कोई भी यूथ 17.5 ईयर से 21 ईयर एज के बीच में अगर कोई यूथ है वो सारे एस्पायरेंट्स इसमें अप्लाई कर सकेंगे। हालांकि करंट ईयर के लिए इसको 2 साल का इसमें छूट दी गई है, रिसेशन दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑफिसर लेवल की जो रैंक है उससे नीचे में जो भी पर्सनल रिक्रूट होते हैं उन सभी के लिए ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल होगी। मतलब ऑफिसर रैंक के लिए ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। रिक्रूटमेंट कैसे होगा, 1 साल में 2 बार रैलीज होंगी और रैलीज के थ्रू इनको रिक्रूट किया जाएगा। हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में रीजन और कास्ट बेसिस पर रेजिमेंट सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोसीजर चेंज करने की कोशिश की है कि ऑल इंडिया ऑल क्लास के नाम पर जो सर्विसेज हैं उसमें रिक्रूटमेंट किया जाएगा। मतलब कास्ट, रीजन, क्लास और रिलीजन जो बैकग्राउंड है उसमें इसका कोई भी इंक्लूजन नहीं देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड कैसे होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि 4 साल की ड्यूरेशन होगी तो उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और फिर 3.5 साल के लिए डिप्लॉयमेंट होगा। सैलरी और बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, स्टार्टिंग होगी सैलरी की 30,000 से और जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे उसके बेसिस पर 40,000 रुपीज़ जो हैं वो 4 साल की सर्विस की जब एंडिंग होगी तब तक उनको 40,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने लग जाएंगे। जब सैलरी उनको दी जाएगी हर महीने तो उसमें से 70% जो सैलरी है वो उन पर्सन को जो अग्निवीर है उनको दी जाएगी। 30% सैलरी को सेवानिधि प्रोग्राम में रखा जाएगा। जितनी सैलरी अग्निवीर की इंक्लूड की जाएगी उतनी ही सैलरी, उतना ही मनी जो है वो गवर्नमेंट इसमें इंसर्ट करेगी और फिर जब वो 4 साल के बाद में सर्विस से बाहर होंगे तो उनको 11.71 लाख रुपए जो है वो लमसम उनको रुपए दिए जाएंगे और जो टैक्स फ्री होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये जो 25% जो सोल्जर्स हैं जिनको परमानेंट कमीशन में रखा जाएगा उनका जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो इन 4 साल का जो इनिशियल पीरियड है उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, जिनको रीसेलेक्ट किया जाएगा 15 ईयर के परमानेंट कमीशन के लिए। तो ये इसमें चेंज होगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा और नुकसान क्या होगा। बेनिफिट की अगर हम बात करें तो 4 साल में जब 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जो लोग हैं मान लो 45,000 यूथ को लिया गया जिसमें से कुछ को रखा जाएगा और 75% बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप सभी को पता है आर्मी की ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है, तो जब वो सिविल जॉब में भी जब आएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग पर्सन के रूप में सामने आएंगे। दूसरी बात, हमारी जो आर्मी जिसमें अगर हमें एक एवरेज एज की अभी बात करें तो 32 ईयर है, तो एवरेज एज काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगी। मतलब आर्मी में जो यूथ पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे। ओके, टाइम के साथ में टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है तो यूथ उसको जल्दी से अडॉप्ट कर पाएगा और हमारी आर्मी की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये बात हो गई पर्सनल बेनिफिट की। इसके अलावा जब वो सिविल जॉब में आएंगे, जो 75% जो अग्निवीर बाहर हो जाएंगे इस जॉब से 4 साल की टर्म के बाद में, तो वो जो है उनको भी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनमें मोर प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। तो ये तो बेनिफिट हो गया। अब नुकसान क्या है, देखो रेजिमेंट के बेसिस पर जब इंक्लूजन होता था तो लॉयल्टी ज़्यादा होती थी जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, तो एक लॉयल्टी जो है वो कम देखने को मिलेगी। दूसरा, 4 साल की जॉब के बाद में बोला गया है कि आपको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको कोई ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी, आपको जो हेल्थ जो है वो भी अश्योर नहीं किया जाएगा आपका। तो इसको लेकर के जो लॉयल्टी है वो थोड़ी कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपने अश्योर भी नहीं किया है कि 4 साल के बाद में आपको सिविल जॉब में भी आपको 100% रिक्रूट किया ही जाएगा, इस बात को लिए भी अश्योर नहीं किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्मी को लेकर के जो डेडिकेशन था लोगों का उसमें कुछ
डिप्रिशिएशन, कुछ कमी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अगर हम कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज़ के साथ में तो कुछ बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें इसी तरीके का प्रोसीजर है कि कुछ टाइम के लिए वहाँ पर आर्मी में बुलाया जाता है। जैसे कि यूएसए में 6 to 9 to 12 मंथ्स तक का होता है कि वहाँ पर वॉलेंट्री बेसिस पर टूर ऑफ ड्यूटी होता है। कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर मैंडेटरी होता है टूर ऑफ ड्यूटी, जैसे कि स्वीडन हो गया, इजराइल हो गया, इन कंट्रीज़ में। तो ये अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो सभी क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 पेज पर। इसमें देखो, रशिया ने लिथुआनिया जो कंट्री है, जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसको थ्रेट दी है कि अगर आपने हमारा जो कैलिनिग्राड वाला एरिया है वहाँ तक रेल ब्लॉकेड अगर आपने किया तो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे यहाँ पर इशू जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। व्हाट इज़ कैलिनिग्राड एरिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। इसके लिए यूरोप का जो मैप है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर हम रशिया को व्यू करें तो रशिया जो है वो लार्जेस्ट एरिया के रूप में यहाँ पर एस्टेब्लिश है। यहाँ देखिए, ये देखो, ये रशिया है और यहाँ पर ये रशिया का छोटा सा पार्ट है जो बाल्टिक सी से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और यही है कैलिनिग्राड। अभी प्रेजेंट टाइम में ये लिथुआनिया और पोलैंड जो कंट्री है इनके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और रशिया के साथ में इसका डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर लिथुआनिया के थ्रू जो है वो रशिया यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करता हुआ यहाँ पर जो भी अपने इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं, जो भी अपने डिफेंस वेपन्स हैं, इन सभी को यहाँ पर अवेलेबल करवाता था। इसके अलावा नेचुरल गैस की भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर इसका यूज़ करते हुए जो लिथुआनिया के कंट्री का जो एरिया है, लैंड एरिया, उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर पहुँचाया जाता था। लेकिन लिथुआनिया जो कंट्री है उन्होंने यहाँ पर ब्लॉकेड क्रिएट किया है। ओके, तो यहाँ पर ये कैलिनिग्राड आप सभी को पता है। 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में सबसे पहले ये जो लिथुआनिया जो एरिया है यहाँ कैलिनिग्राड जो एरिया है यहाँ पर इस्कंदर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रशिया ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। बाल्टिक सी जो है वहाँ पर रशिया की बहुत सारी काफ़ी ज़्यादा नेवी फ्लीट है, उसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पर है। तो रशिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी टूटती है तो बाल्टिक सी में जो भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कर रखे हैं इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सभी के लिए, उन सभी से उनकी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने द हिंदू के डिस्कस किए हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।